हेलो फ्रेंड्स, मैं इकबाल अंसारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेट में, जहां पर सफलता होगी आपकी और सहयोग हो हमारा। दोस्तों, कल आपका पेपर है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप अपना एग्जाम में 100% दें। आशा करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और जो आज का वीडियो है मैं लेकर आया हूँ डायरेक्ट सेकेंड सेमेस्टर का जो 2017 का पेपर हुआ था, उसको मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे अति लघु हो, चाहे लघु हो, मैं सारे के सारे यहाँ पे कराने वाला हूँ। वो सारे के सारे मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं यहीं पे कराऊंगा। 1 बाय 1 वीडियो डालूंगा, और जहां तक उसके वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके वीडियो का। और कोशिश करें कि जो आपका पेपर है उसमें कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के ना आए। जिस तरह से भी आपको जो आता है तो भी करें, और नहीं आता है तो भी लिख के आए, क्योंकि ना छोड़ने से अच्छा है तो उसको कुछ ना कुछ करके आए। और जो कॉपी लिखने का तरीका होता है तो क्या करते हैं, वो हाई स्कूल इंटर की तरह लिख देते हैं। लेकिन नहीं, आपको वो चीज लिखनी है जो क्वेश्चन में पूछा है उसने। जो क्वेश्चन में पूछा है, 1 घंटे का पेपर होता है हिंदी का 25 मार्क्स का, जिसमें आपको लिमिटेड चीज लिखनी होती है। जो को पूछा है क्वेश्चन में बस वही लिखा है, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, मार्क्स मिल जाएंगे। और जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो ये नहीं सोचता है कि किसी छात्र ने लिखा है, वो सोचता है कि ये एक छात्र अध्यापक है, ये एक टीचर की कॉपी में चेक कर रहा हूं। तो वो आशा करता है कि आपकी जो लैंग्वेज हो, जो आपका लिखने का ढंग हो, वो अच्छा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपसे पूछा कुछ और है, उसके साथ साथ में आपने 2-3 पेज का और भर दिया। नहीं, जो पूछा है बस उसी का आंसर दें। आप जो पूछा है बस उसी का आंसर दें, उसमें कुछ फालतू लिखने की जरूरत नहीं है कि 2 मार्क्स का है यार और देते हैं ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, वो सब चीजें अलग थी। यहाँ पे आप छात्र अध्यापक हैं, तो एक अध्यापक की नजर से आपकी कॉपी चेक होगी। तो लिखने का तरीका और जो आपके शब्दों का जो चुनाव होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है इसमें। तो जहां तक हो सके जो भी पूछा है बस उसी को लिखें, एक्स्ट्रा ना लिखें उसमें। ठीक है, तो आज का जो पेपर है वो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2017 का मॉडल पेपर, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होता है हिंदी के पेपर में, मैक्सिमम मार्क्स होता है 25 का। टाइम जो होता है इसका 1 आवर का होता है। 1 आवर में आपको अपनी कॉपी भी फिल करनी है, साइन भी करने हैं, और भी जो भी चीजें हैं बहुत लिमिटेड चीजें हैं। और टाइम आपको जो मिलता है 1 घंटे का, तो उसमें से आपको जो पेपर करने का टाइम मिलता है, आई थिंक वो मिलता है सिर्फ 45 से 50 मिनट ही मिल पाते हैं, क्योंकि 10 मिनट तो अदर काम में चले जाते हैं। साइन करना है, कॉपी फिल करना है, कॉपी लेना है, ये सब चीज चले जाती हैं उसमें। ठीक है, तो आप टाइम मैनेज करके चलिएगा कि जहां तक हो सके हमको पेपर का पूरा 18 क्वेश्चन उसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं ये 5 आते हैं। कितने होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। आपको प्रत्यय बताना है। इसमें क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन में? प्रत्यय क्या होगा लौकिक में? ऑप्शन है इसके लोइक, किक, अक और इक। सबसे पहले तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी कि शब्द प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। याद रखिएगा, जो शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो लौकिक शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या होगा? इक प्रत्यय होगा। इक प्रत्यय होगा। जो ऑप्शन इसका होगा डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर का स्त्रीलिंग है। वीर का स्त्रीलिंग आपको बताना है कि वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना, वरांगना, वीरंगती, वीरावती। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड का वीरांगना होगा। वीरांगना।
वीरांगना हो जाएगा। इसका ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पीछे पीछे चलने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती और अनुगमनीय। पीछे पीछे चलने वाले जो पीछे पीछे चलता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अनुगामी। उसको क्या बोलते हैं? अनुगामी। उसको बोलते हैं अनुगामी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसके लिखने का देखो, लिखना क्या है आपको? लिखते कॉपी लिखना है आपको। सबसे पहले क्या लिखना है? वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, इतना लिख दिया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप लिखेंगे क्या? जैसे फर्स्ट लिखने जा रहे हैं आप, प्रश्नोत्तर संख्या 01, प्रश्नोत्तर संख्या 01। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है? जैसे पहला क्वेश्चन था क्या था? लौकिक शब्द में पढ़ते हैं, तो लिखना है आपको जल्दी से आपको लौकिक शब्द में प्रत्यय एक है। ठीक, इतना लिखिए। अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। और जो सेकंड था कि वीरांगना का स्त्रीलिंग, वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वीर का स्त्रीलिंग, तो फिर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 02। प्रश्नोत्तर संख्या 02 लाइन डालेंगे, फिर लिखेंगे वीर का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना। इसी तरह से आपको चलते रहना है प्रश्नोत्तर संख्या डालते हुए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखो, चतुराई भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। लड़ाई भी क्या है? लड़ाई कर रहे हैं तो भाववाचक संज्ञा है। उतराई ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन मिठाई क्या है? मिठाई में अगर हम नाम ले रहे हैं तो मिठाई में क्या होती है? सभी प्रकार की मिठाई आ जाती है। तो मिठाई एक भाववाचक संज्ञा ना होती क्या होती? जातिवाचक संज्ञा होती है। तो मिठाई यहां पर भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा? मिठाई। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, नंबर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपको समास बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन सभी के बारे में आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। कौन समास होगा? अब यथाशक्ति का अगर हम अर्थ निकालें, यथाशक्ति का अगर अर्थ निकालें तो क्या हो जाएगा? अगर अर्थ निकालें तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। तो देखो, पहला पद जो इसका है, जो पहला पद है यथा और दूसरा पद क्या हो जाएगा? शक्ति। तो पहला पद यहाँ पर क्या है? प्रधान है, शक्ति के अनुसार। तो जहां पर पहला पद प्रधान होता है तो वहां पर कौन समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब इसके बाद जब आते हैं अतिलघु प्रश्न, अब आते हैं इसके बाद 5 क्वेश्चन के बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं अतिलघु प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। अब अतिलघु प्रश्न को भी इसी तरह से लिखते हुए चलना है। अतिलघु प्रश्न को भी क्या करना है? इसी तरह से लिखते हुए चलना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और जब आपका डीएलएड के एग्जाम हो जाएंगे, जब आपके डीएलएड के सारे एग्जाम हो जाएंगे तो मैं टेट की मैथ स्टार्ट करूंगा सबसे पहले, और उसके बाद धीरे धीरे जो भी टीचर मेरे आते रहेंगे वो आपको एक नई क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अतिलघु 3 प्रश्न। नेक्स्ट है अतिलघु 3 प्रश्न।
तो लघु प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। तो 6 नंबर आता है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 6 इसका क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, उदाहरण सहित लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका कि भाववाचक संज्ञा क्या है, उदाहरण सहित लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन तो उनको कॉपी में लिखना नहीं है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 06, प्रश्नोत्तर संख्या 06 लाइन डालेंगे ऐसे, फिर लिखेंगे क्या, भाववाचक संज्ञा पूछा है, हेडिंग डालेंगे भाववाचक संज्ञा, क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ऐसे हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा होते क्या है, भाववाचक संज्ञा होता क्या है कि शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, कार्य, स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो लिखेंगे शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, कार्य, भाव, स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आते हैं इसके, उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, हमने कहा कि गुण, तो सबसे पहले गुण लिखेंगे, गुण में कौन कौन से आ जाएंगे, गुण में क्या हो जाएगा, चतुर, फिर क्या हो जाएगा, सौंदर्य, ये इसके गुण हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसके क्या करें, भाव की बात करें, अगर इसके भाव की बात करें तो क्या हो जाएगा, मित्रता, शत्रुता आदि। ठीक है, अगर स्वाद की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कड़वा, मीठा आदि, ये हो गया। अगर अवस्था की बात करें, किसी व्यक्ति की अवस्था की बात करें तो क्या हो जाएगा, बचपन, जवानी, फिर क्या आता है, बचपन जवानी के बाद बुढ़ापा आदि। तो इस तरह से क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 6 को हम हल करेंगे। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह से लिखते चलेंगे, जहां पर आपको किसी भी तरह की आपको मार्क्स कोई काट नहीं सकता है, ऐसे लिखेंगे। जैसे भाववाचक संज्ञा क्या है, हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 06, भाववाचक संज्ञा हेडिंग डाली और उसको पूरा लिख दिया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जोड़ें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 7, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 7 जो है क्या है,
काल कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। अब काल कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। काल तो हमको बताइए क्या होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 07। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 07। तो क्रिया के घटित होने के समय के आधार पर काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये था एक सही ढंग से आंसर लिखने का तरीका। ठीक है, अब अगर कुछ होते होंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, उसमें पूछा क्या है, काल कितने प्रकार के होते हैं, उन्होंने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 7 भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, खत्म काम। ठीक है, लेकिन नहीं, हमको बिल्कुल एक वो छात्र की तरीके नहीं, छात्र अध्यापक की तरीके से अपनी कॉपी लिखनी है, छात्र की तरीके नहीं, छात्र अध्यापक के तरीके से अपनी कॉपी लिखनी है। ठीक है, तो हमारे शब्दों का चुनाव होना चाहिए, वो बेस्ट होना चाहिए। क्या लिखा हमने, क्रिया के घटित होने के समय के आधार पर काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। अब इसका अरेंजमेंट क्या होगा, जैसे भूतकाल पहला क्या हो जाएगा, भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, और तीसरा क्या हो जाएगा, भविष्य काल। तीसरा क्या हो जाएगा, भविष्य काल। ये था एक सही तरीके से आंसर लिखने का तरीका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन, जो 18 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, जो 18 क्वेश्चन आते हैं उन सभी को मैं यहां पे सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दो। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दे। ठीक है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो कोई दो उदाहरण दे। अब ये क्वेश्चन आए तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, प्रश्नोत्तर संख्या 08। इस तरह लिखा। अब पूछा कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो हेडिंग डालेंगे स्त्रीलिंग, हेडिंग डालेंगे किसकी, स्त्रीलिंग। अब इसके जो आंसर होंगे उसको हम लिखेंगे। क्या होता है स्त्रीलिंग, कि शब्द के जिस रूप से केवल स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन पूछा भी क्या है इसके साथ में, कोई दो उदाहरण दीजिए, तो आपको उदाहरण भी देना है इसके साथ में। क्या लिखेंगे, उदाहरण। ठीक है, पहला उदाहरण क्या हो जाएगा कि शिक्षिका बच्चों को पढ़ाती है, शिक्षिका
बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है, तो जहां पर शिक्षिका शब्द क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या, ये था फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। सेकंड क्या हो जाएगा कि माता जी खाना बनाती है। ठीक है, इस तरह से यहां पर माता क्या है, स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनी प्रत्यय जोड़कर दो शब्द बताना है। आनी प्रत्यय जोड़कर दो शब्द बताना है। आनी प्रत्यय अब प्रत्यय तो अभी हमने आपको बताया कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी शब्द के अर्थ में अंत में जुड़कर किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब हमको क्या करना है, आनी प्रत्यय जोड़कर दो शब्द बनाना है। आनी प्रत्यय जोड़कर दो शब्द बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 कि आनी प्रत्यय जोड़कर दो शब्द बनाइए। आनी प्रत्यय जोड़कर दो शब्द बनाइए। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 09। ठीक है, आनी प्रत्यय दो शब्द बनाना है। आनी प्रत्यय जोड़कर दो शब्द बनाना है, जल्दी से बनाए। आनी प्रत्यय जोड़कर दो शब्द बनाना है, जल्दी से बनाए, जल्दी से बनाए दो शब्द। दोस्तों सभी को बता दें कि यहाँ पर जो क्लासेस हैं, लगातार क्लासेस चल रही हैं, वो चाहे डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, सभी की क्लासेस लगातार चल रही हैं और डेली डेली में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हर एक सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सके। तो जो क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालेंगे और आनी प्रत्यय के दो शब्द लिखेंगे। जैसे पहला क्या हो जाएगा, नौकरानी, दूसरा क्या हो जाएगा, देवरानी। ठीक है, देवर में अगर आनी प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाता है, देवरानी। नौकर में आनी प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाता है, नौकरानी। ठीक है, तो इस तरह से आनी प्रत्यय जोड़कर दो शब्द बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रा किन अक्षरों के योग से बना है। और संख्या जो 9 है, 10 है, वो क्या है कि त्रा किन अक्षरों के, त्रा किन अक्षरों के योग से बना है। ठीक है, त्रा किन अक्षरों के योग से बना है, ये बताना है। तो जो होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, इन सभी के जो यहाँ होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी का तो पूछ ही लिया जाता है, किसी न किसी का तो पूछ ही लिया जाता है। तो जो छा है वो किसी बनता है, का और सा से मिलकर बनता है। त्रा है, ता और रा से मिलकर बनता है। ज्ञा है, जा और इया से बनता है, जा और इया से बनता है। श्रा है तो सा और रा से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो कठिनाई से प्राप्त हो, जो कठिनाई से प्राप्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, जो कठिनाई से प्राप्त हो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उससे क्वेश्चन 2-3 नंबर के आ ही जाते हैं। तो ज्यादा कोशिश करें कि वाक्यांश है और आपके जो प्रत्यय है, उपसर्ग है, पर्यायवाची है, ये सब जरूर से जरूर याद रखे जाएं, क्योंकि ये एक ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम लोग छोड़ देते हैं, जिनको छोड़ देते हैं उनको क्या करना है, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा एरिया होता है कि कंफर्म नहीं होता है कहां से कौन सा शब्द पूछ लिया जाए। तो ज्यादा से ज्यादा आपको अगर फोकस करना है तो इन्हीं सब चीजों, छोटी छोटी चीजों पर फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो कठिनाई से प्राप्त हो, जो कठिनाई से प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 11 जो है, जो कठिनाई से प्राप्त हो, जो कठिनाई से प्राप्त हो, जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? जो कठिनाई से प्राप्त हो। जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसे बोलते हैं दुर्लभ। दुर्लभ क्या बोलते हैं? उसे कहेंगे दुर्लभ, कहेंगे उसे दुर्लभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? 12 नंबर। अब पहुंच गए लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न में अभी क्या चल रहे थे? अति लघु में, अब पहुंच गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। अब यहाँ पर क्या होता है? 2 नंबर क्वेश्चन आने शुरू होते हैं। यहाँ से आपके कितने मार्क्स शुरू होते हैं? 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि 2 पेज भर दो, 2 मार्क्स का, तो 2 पेज भर दो या 1 पेज भर दो। नहीं, जितना पूछा है बस आपको उतना ही लिखना है। कोई छात्र की कॉपी नहीं चाहिए हो रही, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई छात्र की कोई कॉपी नहीं चाहिए हो रही है। आप एक छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापिका है, तो ठीक है, जितना क्वेश्चन में पूछ रहा है बस आपको उतना ही लिखना है। दूसरे चक्कर में नहीं रहना है कि यार इसने तो 2 कॉपी भर दी, इसने 3 कॉपी भर दी, मेरी 1 नहीं भरी। कोई बात नहीं, आपकी 1 नहीं भरी है, आप बस उतना ही लिखिए जितना क्वेश्चन में पूछा है। जितना क्वेश्चन में पूछा है बस उतना ही लिखिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित उदाहरण भी दीजिए। प्रश्न संख्या जो 12 है वो क्या कहता है कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्नोत्तर संख्या 12। प्रश्नोत्तर संख्या 12। अब पूछा है तत्पुरुष समास, तो हेडिंग डालेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, लाइन डाला। अब इस पे क्या पूछना है? तत्पुरुष समास होते क्या है? वे समास, या कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास में जो अंतिम पद होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, और इसके प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति से लेकर द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक की कारक का लोप होता है। बस इतना लिखना है आपको। तत्पुरुष समास में क्या लिखना है? तत्पुरुष समास के अंतिम पद में क्या लिख सकते हैं? इस समास के अंतिम पद, इस समास का अंतिम पद प्रधान होता है तथा इसके प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति, जैसे आप पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्ता जो होता है वो प्रथम विभक्ति होता है, इसको यहाँ पे नहीं लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट होता है कर्म से, द्वितीय विभक्ति से सप्तमी कारक की विभक्ति का लोप होता है। की विभक्ति का लोप होता है। अब पूछा ही तो हो गई इसी परिभाषा। पूछा है उदाहरण भी दीजिए, तो उदाहरण भी देना है, तो क्या लिखेंगे? अब कर्ता, प्रथमा विभक्ति जो होती है वो क्या होती है? कर्ता होती है, लेकिन जो इसमें क्या होता है? इसके प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति से सप्तमी कारक तक लोप होता है। ठीक है, तो जो द्वितीय होती है क्या होती है? कर्म क्या होती है? द्वितीय विभक्ति। कर्म क्या होती है? द्वितीय विभक्ति। तो कर्म में क्या होता है? कर्म को, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्वर्ग
स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो देखो क्या होता है, कर्म को, यहां पर क्या है, को वर्ड जो है वो दिखाता है कि इसमें द्वितीय विभक्ति है। थर्ड आता है आपका करण, करण ये क्या होती है, तृतीय विभक्ति, क्या होती है, तृतीय विभक्ति। अब इसमें क्या होता है, करण से, तो से ऐसा शब्द जिसमें से आ जाए तो क्या होता है, हस्तलिखित। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हस्तलिखित, हस्तलिखित, यानी कि हाथ से लिखित, हाथ से लिखित, ये कह सकते हैं कि हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखित। जो से वर्ड से यहां पर क्या बताता है कि यहां पर करण तत्पुरुष है। फोर्थ इसमें है क्या होता है, संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान क्या होता है, चतुर्थी, संप्रदान क्या होता है, चतुर्थी, संप्रदान होता है चतुर्थी। तो संप्रदान के लिए क्या होता है, के लिए, के लिए। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, गौशाला, क्या हो जाएगा, गौशाला, गौशाला। तो गौशाला क्या होती है, गाय के लिए शाला। तो संप्रदान आ रहा है नहीं आ रहा, संप्रदान के लिए, गाय के लिए, गाय के लिए शाला। तो के लिए वर्ड यहां पर क्या बताता है कि यहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आता है अपादान, अपादान ये होता है पंचमी। अब अपादान क्या होता है, से इसमें भी आता है लेकिन अलग होने के अर्थ में, से भी आता है इसमें, लेकिन जब दो चीजों से क्या होती है, अलग हो रही होती चीजें। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वृक्ष, वृक्ष पतित, वृक्ष पतित, वृक्ष पतित, यानी कि वृक्ष से गिरना या अलग होना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वृक्ष से, वृक्ष से पतित, वृक्ष से पतित। तो यहां पर जो से शब्द आया है, यहां पर जो से शब्द आया है, ये क्या होता है, अलग होने की स्थिति में आता है, इसलिए यहां पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट पे क्या आता है, सप्तमी संबंध, सॉरी षष्ठी संबंध, संबंध ये क्या होता है, षष्ठी संबंध, का की के, संबंध क्या दिखाता है, का की के दिखाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राज भवन, यानी कि राजा का भवन, राज, राज भवन, राज भवन। तो राजा का भवन, इसका आंसर हो जाएगा राजा का भवन। लास्ट है इसका सप्तमी विभक्ति क्या होता है, सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण, अधिकरण ये होती है सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति ये होती सप्तमी विभक्ति। और अधिकरण में क्या होता है, में पर ऊपर, जब समास विक्रिय होता है तो इसमें क्या होता है, में पर ऊपर बढ़ाना चाहिए। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में, पुरुषों में उत्तम। तो यहां पर जो में वर्ड आया है, यह बताता है कि इसमें क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। इस तरह से हम इसके सारे क्वेश्चन धीरे धीरे चलते रहेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। उदाहरण भी, उदाहरण सहित लिखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें, उदाहरण सहित लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर में इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा इसमें स्टूडेंट जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक
सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता, और अन्य जिसके बारे में बात, अन्य के लिए क्या होता है? जिसके बारे में बात कर रही हो, अन्य के बारे में प्रयुक्त होते हैं, क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो प्रश्न है 13, प्रश्नोत्तर संख्या 13। क्या लिखना है? पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताना। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किसकी? पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी हेडिंग डालेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब इसके बारे में लिखा है, पुरुषवाचक सर्वनाम होते क्या हैं? वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, अब बोलने वाले को क्या कहेंगे? बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता, तथा अन्य में कौन कौन आएगा? अब दो लोग तो हो गए, श्रोता और वक्ता, दो हो गई। थर्ड होगी जिसके बारे में बात हो रही होगी, तो क्या हो जाएगा? अन्य में जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है। तो कैसे डिफरेंस पड़ेगी? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के बारे में, अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, लेकिन इसमें भेद तो पूछा नहीं, तो भेद नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम उदाहरण लिख देते हैं, ठीक है। उदाहरण लिख देते हैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब जो यहां पर मैं वर्ड है, मैं वर्ड किसका है? उत्तम पुरुष का है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम बाजार जाओ, ठीक है। तो यहां पर जो तुम आया है, तुम वर्ड आया है, किसके? मध्यम पुरुष के लिए है। और अन्य वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो तीनों आ गए, मैं, तुम, वे, तीनों आगे कि नहीं आगे? बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य, सभी लोग आगे, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर को अपने लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। तो इसका मैं जो बॉडी होता है, मतलब कैसे क्या लिखना होता है, वो मैं बता देता हूं कि कैसे क्या इसमें कमियां नहीं होनी चाहिए। जो गलतियां होती हैं वो गलतियां नहीं होनी, जो गलतियां लोग कर देते हैं अक्सर, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्या लिखना है? हमको प्रार्थना पत्र लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है कि 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या, डायरेक्ट प्रश्नोत्तर कहते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 14, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? देखो इस तरह से क्या होती है? पेज होता है हमारा, इस तरह से क्या होता है? पेज होता है कॉपी का। तो सबसे पहले तो क्या लिखते हैं? सेवा में, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेवा में। फिर प्रधानाचार्य जिसको देते हैं उसको लिखते हैं
प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य जो भी कॉलेज है आपका, डीएवी, डीएवी स्कूल। फिर जहां ये पढ़ता है, जहां भी पढ़ता हूं, ठीक है, वहां भी पढ़ता है आगरा, आगरा। इतना हो गया आपका, ठीक है। अब जब नेक्स्ट लिखने शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या डालेंगे, विषय। सबसे पहले क्या डालेंगे, विषय डालेंगे, जिसके बारे में आप लेना चाहते हैं। सबसे पहले वो विषय लिखेंगे। तो विषय किस लिए है, विषय हमारा अवकाश हेतु प्रार्थना पर। किस लिए, अवकाश के लिए लिखे ना, तो अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। इतना हो गया। अब लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के लिए क्या लिखेंगे, जो यहां से देखो इसके नीचे है, इसके नीचे लिखेंगे यहां से महोदय, महोदय, और अब लगाएंगे इसमें कॉम, ठीक है। महोदय हो गया। कुछ लोग क्या लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं प्रधानाचार्य महोदय। नहीं, यहाँ पे महोदय नहीं लगाना है, आपको सिर्फ प्रधानाचार्य लिखना है। यहाँ पे लिखना है प्रधानाचार्य। फिर लिखना है आपको नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट लाइन से लिखना है सविनय निवेदन यह है कि, अब अपना नाम, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र, अगर छात्र है तो छात्र या छात्रा, ठीक है, छात्रा हूं। अब क्या लिखना है, जिसके लिए आप छुट्टी ले रहे हैं, जिसके लिए आप छुट्टी ले रहे हैं, तो क्या लिखना है, मुझे आवश्यक कार्य, मुझे आवश्यक कार्य। अब आवश्यक कार्य को क्या करना है, आपको ब्रैकेट में लिखना है। क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिख देना, आवश्यक कार्य होने के कारण कल स्कूल आने में असमर्थ हूं। इतना हो गया, असमर्थ हूं, असमर्थ हूं, ठीक है। अब आवश्यक कार्य रहने के कारण, आवश्यक कार्य रहने के कारण हमको कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन की। तो वो लिखेंगे कि आवश्यक कार्य करने के लिए, आवश्यक कार्य, आवश्यक कार्य करने के लिए प्रार्थी को 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। 2 दिन के अवकाश की आवश्यकता है, ठीक है। आवश्यक कार्य करने के लिए प्रार्थी को 2 दिन के अवकाश की आवश्यकता है, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है। फिर क्या लिखेंगे, अतः आपसे निवेदन है, अतः आपसे निवेदन है, अतः प्रार्थी का आपसे निवेदन है कि प्रार्थी को 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। इतना हो गया। अब नेक्स्ट पे क्या लिखेंगे, यहां पर सादर धन्यवाद, यहीं पे लिखेंगे सादर धन्यवाद। और आपका जो आज्ञाकारी शेष लिखते हैं वो राइट पे ना लिख के क्या कहां लिखते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं। आपका आज्ञाकारी शेष, आपका आज्ञाकारी
ठीक है, यहां नीचे लिख देंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है और उसके बाद रोल नंबर और कक्षा। इस तरह से आपका ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका कि भूतकाल किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। भूतकाल किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताता रहूंगा कि किस तरह से किस क्वेश्चन को और कितने समय में लिखना है, कितने समय में लिखना है और कितने शब्दों को लिखना है। ज्यादा नहीं लिखना है कि आपको कहानी भर दे, 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो आप कहानी भर दें। कहानी तो आपको बिल्कुल भरने की है क्वेश्चन में, कभी नहीं करना एक चीज कि भैया 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, नहीं आ रहा है तो उसके बाद कहानी लिखना शुरू कर दिया, कुछ भी लिखना नहीं शुरू कर दिया। नहीं, आप एक छात्र अध्यापक हैं या छात्र अध्यापिका हैं तो आपको अपने शब्दों का चुनाव एक बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि भूतकाल किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं, उदाहरण लिखें, उदाहरण लिखें। तो इतना समझ लीजिए कि जो 2 क्वेश्चन में 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं उसमें परिभाषाएं जो भी पूछना होता है वो पूछते हैं, साथ में आपको एग्जांपल उदाहरण भी उसके देने रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 15, प्रश्नोत्तर संख्या 15, प्रश्नोत्तर संख्या 15। क्या लिखना है, भूतकाल। तो भूतकाल की हेडिंग डाल देंगे, भूतकाल। ठीक है, अब भूतकाल की पहचान किससे होती है, तो जो भी काल की पहचान करना हो तो उससे किससे पहचान करते हैं, क्रिया के, क्रिया से हम काल की पहचान करते हैं। तो क्या लिखना है इसमें, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के ऐसे लिख सकते हैं कि जब क्रिया से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, पूछा क्या था आपसे, भूतकाल पूछा है तो आप बस भूतकाल ही लिखेंगे। काल कितने प्रकार के होते हैं, काल किसे कहते हैं, किसके अंदर क्या आता है, दुनिया भर का कुछ नहीं लिखना है, जो पूछा है बस वही आप लिखें और आपने समय की बचत करें। ठीक है, तो जब क्रिया से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। उसके बाद क्या पूछा है, उदाहरण पूछा है तो आपको उदाहरण भी दे देना है, उदाहरण भी इसके दे देना है। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, कल राहुल स्कूल गया था। ठीक है, तो गया था तो हमको क्या पता चलता है कि ये भूतकाल का एक कार्य है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका, नेक्स्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रशांत पार्क में खेल रहा था। ठीक है, तो यहां पर जो क्रिया से किसका बोध होता है, बीते हुए समय का बोध हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारे क्या है, भूतकाल में है। ठीक है, तो जितना पूछा है, जरूरी नहीं कि 2 नंबर में आया है तो ये 1 पेज का ही क्वेश्चन लिखे, आधे पेज का क्वेश्चन लिखे, जितना पूछ रहा है उतना ही लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण 100 उदाहरण स्पष्ट करें। संख्या कितने प्रकार की होती हैं, 100 उदाहरण स्पष्ट करें। संख्या कितने प्रकार की होती हैं, 100 उदाहरण स्पष्ट करना है आपको। संख्या कितने प्रकार की होती है, 60 नंबर क्वेश्चन है। इस संख्या कितने प्रकार की होती हैं, 100 उदाहरण
लिखें। ठीक है, तो आपको पता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या कौन सा है? 16। प्रश्न उत्तर संख्या 16। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? लिख देंगे संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका भी उदाहरण हम देते चलेंगे। इसका उदाहरण हम देते चलेंगे। उदाहरण क्या हो जाएगा? बालक खेल रहे हैं। बालक खेल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बालक शब्द क्या है? एक जाति को बताता है। जितने भी बालक हैं, हर प्रकार के बालक आ गए उसमें, तो एक क्या बताता है? एक विशेष जाति को बताता है। तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका उदाहरण अगर देखें तो क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा राहुल खेल रहा है। राहुल खेल रहा है। अब राहुल खेल रहा है तो राहुल यहां पर क्या है? एक पर्टिकुलर नाम है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? राहुल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। थर्ड क्या आता है आपका? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या आता है? अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में। जैसे कहें राहुल एक, या ऐसे कह सकते हैं कि राहुल बहुत दयालु है। बहुत दयालु। तो यहां पर जो दयालु शब्द आया, जो दयालु शब्द आया वो क्या दिखाता है? कि एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्या होता है? फोर्थ क्या होता है? जाति हो गया, व्यक्ति हो गया, भाव हो गया। नेक्स्ट आता है आपका समूहवाचक। नेक्स्ट आता है आपका क्या? समूहवाचक संज्ञा। अब शब्द के जिस रूप से समूह का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे हाथी झुंड में प्रवास करते हैं। झुंड में प्रवास करते हैं। झुंड में प्रवास करते हैं। तो जो यहाँ पर झुंड शब्द है, जो झुंड शब्द है वो क्या दिखाता है? एक समूहवाचक संज्ञा को दिखाता है। नेक्स्ट क्या है? 5 क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? जब यहाँ पर आपको किसी पदार्थ को बताया जाता है, जैसे कहें 5 किलो चीनी। 5 किलो चीनी दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 किलो चीनी हो, क्या पर यहाँ पर क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी तरह से क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं उनको भी बहुत तेजी से करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है कि अभी उपसर्ग लगाकर चार शब्द बनाइए। अभी उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। अभी उपसर्ग लगा के आपको क्या बनाना है? 4 शब्द बनाना है। तो बता रहे हैं, जैसे आप ये क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं कि उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही पूछे जाते हैं, पर्यायवाची हैं, वन वर्ड हैं, वाक्यांश हैं, ये भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस पे ज्यादा आप ध्यान दें। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और जहां से हमको ये फंसा देते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इनको हमको क्या करना है? गंभीरता से लेकर चलना है और इन पे ज्यादा फोकस करना है लास्ट टाइम पे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि अभी उपसर्ग लगाकर लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो अभी उपसर्ग से हमको 4 शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे?
प्रश्नोत्तर संख्या 17, प्रश्नोत्तर संख्या 17 लिखिए। ठीक है, अभी अब सब लगा मुझे 4 शब्द बनाने, तो क्या हो जाएगा, पहला अभिमुख हो गया। ठीक है, अभिमान हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, अभिवादन हो जाएगा, और फोर्थ क्या हो जाएगा, अभिनव। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, लास्ट क्वेश्चन जो पेपर का है, प्रश्न नंबर 18 है कि गोदान के लेखक कौन है, इसके अन्य 2 कृतियां लिखें। तो गोदान के लेखक कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोदान के लेखक कौन है, इनकी अन्य 2 कृतियां लिखें। ठीक है, तो गोदान के लेखक कौन है, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, लास्ट क्वेश्चन है इसका। वीडियो को फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गोदान के लेखक कौन है, गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद की जो भी रचना है वो काफी ज्यादा पूछी जाती है। मुंशी प्रेमचंद को और क्या कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुंशी प्रेमचंद को और क्या कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद को दूसरा नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुंशी प्रेमचंद को और क्या कहते हैं। अब पूछा है कि इनकी अन्य 2 कृतियां, तो पहली लिख लो पूस की रात, और थर्ड लिख लो, दूसरी लिख लो बड़े घर की बेटी। ये थी आपकी 2 अन्य कृतियां। अब जो मेरा क्वेश्चन है कि इसकी फोर्थ बताइए और फिर 2 और बताइए, 2 और कृतियां आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। 2 और इनकी कृतियां बताएं, कमेंट बॉक्स में इनकी कृतियां बताएं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर का 2017 का पेपर, प्रीवियस पेपर, जिसको मैंने लगभग 1 घंटे के अंदर ही अगर मैं देखूंगा तो 1 घंटे या 50 मिनट के अंदर मैंने इसको कवर कराया है। तो अगर आपको वीडियो ये यूजफुल लगा हो, कैसे लिखा है ये भी मैंने बताया है, पेपर में कैसे करना है ये भी बताया है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर बताएं और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।